बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेम्स टीवी खसूसी नशरियात इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम लेट्स आस्क विद KR के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, इलेक्शन की गेमा गेमी है और इसमें मेरे प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ एक है कि जो नुमाइंदे जिस पार्टी से नामज़द किए गए हैं क्या वो अपने मंशूर के बारे में जानते हैं, और मंशूर को आप तक पहुंचाने के लिए या पहुंचाने का ज़रिया जो हम बने हैं वो क्यों ज़रूरी है। मंशूर वो वादा है जो अवाम से एक नुमाइंदा करता है, वो आप तक पहुंचेगा तो आने वाले बाकी के 5 सालों में आप उनसे वो सवाल कर सकते हैं कि आपने ये वादे के तहत हमसे वोट लिया था। तो आज के और इस वक्त के जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से। हाफिज़ इरफान कायम खानी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो ये बताइए, जमात इस्लामी कब ज्वाइन की, क्या ज़रूरत पेश आई और क्यों आपको ऐसा लगा कि मैं जमात का हिस्सा बनूं, किसी और जो है जमात का हिस्सा ना बनूं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी ज्वाइन करने से कबल मैं दौरे तालिब इल्मी के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हुआ। 2004 में मैं इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हुआ और 2004 से 2014 तक इस्लामी जमीयत तलबा की मेरी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ रही, जिसमें तालीमी इदारे, हल्का जात और हैदराबाद शहर की ज़िम्मेदारी रही। 2014 में जमीयत से फारिग होने के बाद फिर मैं जमात इस्लामी में शामिल हुआ। जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी, जमात इस्लामी का नज़रिया, जमात इस्लामी की दावत, जमात इस्लामी का मकसद बुनियादी तौर पर सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है। और जमात इस्लामी की जो दावत है कि वो बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निजात दिलाकर अल्लाह वाहदहू ला शरीक का बंदा बनाती है। इसी मिशन और इसी मकसद को लेकर जब हम दौरे तालिब इल्मी के अंदर मौजूद थे तो हमने ये ज़्यादा बेहतर समझा कि हमारे मकसद के तहत जो है जमात है वो जमात इस्लामी है। तो मैंने जमात इस्लामी ज्वाइन की और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का हिस्सा हूँ। और जमात इस्लामी का शोबा यूथ विंग, उसकी मेरी हैदराबाद की ज़िम्मेदारी है। और जमात इस्लामी ने मुझे इस काबिल समझा कि इन्हें PS 65 से मुझे उम्मीदवार नामज़द किया है और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके सामने मौजूद हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि देखें, जमात इस्लामी ही वो वाहिद तंजीम है कि जिसका सिर्फ ये नहीं कि वो नौजवानों की नुमाइंदगी की बात करती है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। जमात इस्लामी ने मुझे इस काबिल समझा और मैं ये समझता हूँ कि इस शहर हैदराबाद के अंदर मैं ही नौजवान होगा कि जिसे जमात इस्लामी ने सीट दी है। दीगर पार्टियों से हट कर यानी कि आप उसमें चले जाएँ, कोई नौजवानों को अहमियत दी जाती है, हैसियत नहीं दी जाती है। तो जमात इस्लामी का सिर्फ मंशूर का जो हिस्सा है कि नौजवानों को अहमियत भी देंगे, हैसियत भी देंगे और उन्हें कोर्ट के अंदर भी लेकर आएंगे। तो जमात इस्लामी ने मुझे PS 65 से उम्मीदवार नामज़द किया है। ठीक है। अच्छा, अब PS 65 के अंदर और भी पार्टियां हैं और उन पार्टियों के काफ़ी सारे मजबूत कैंडिडेट भी हैं। अगर मैं इनके पाकिस्तान की बात करता तो नासिर शफीक साहब को वहाँ से टिकट मिला है और हाजी फरीद कुरैशी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। इस तरह से TLP से अमजद अराई हैं, रेहान अहमद है, उसके अलावा शौकत शुएब हैं और छठे जो हैं वो आप हैं। तो बड़ी पार्टियों की हम बात करते हैं तो PS 65 शहर की सीट कहलाती है। किस तरह से आप अपनी जीत को यकीनी बनाएंगे, या जमात इस्लामी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, इस हल्के के अंदर ऐसा क्या काम कर रही है कि जिससे आप समझते हैं कि हमारे वोट बैंक हम बचा पाएंगे या बढ़ा पाएंगे? जमात इस्लामी बुनियादी तौर पर आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद है कि 35-40 सालों से बड़ी जमातें बहरहाल मौजूद तो है। ये शहर हैदराबाद इतना बदनसीब शहर है कि यहाँ पर MKM की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर हुकूमत रही, लेकिन 35 सालों के अंदर ये शहर तरक्की नहीं किया। पैदाबाद कुलेली नूरानी बस्ती, जहाँ से मुझे जमात इस्लामी ने उम्मीदवार नामज़द किया है, यहाँ मुतवस्सत तबका रहता है। यहाँ की सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और वागडा हेस्को के हवाले से यहाँ सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। बिलिंग का मामला बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत तवील लोड शेडिंग है। गैस के हवाले से यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया भी तवील है। तो मैं PS 65 के अंदर जब जाता हूँ तो जिन लोगों को नासिर हुसैन कुरैशी MKM के MP हैं, 5 साल ये हुकूमत में रहे और 5 साल इन्होंने गवर्नमेंट भी की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 5 साल के अंदर इन्होंने PS 65 में कोई चीज़ें डिलीवर नहीं की है।
PS65 کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کیا، کوئی بھی نہیں کیا یا کچھ کام ہوا ہے؟ کوئی کام نہیں ہوا ہے. کام صرف یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی جیبیں بھری ہے اور مالدار ہوئے ہیں. پارٹی بنیادی طور پر اپنی جیبیں بھری ہے. PS65 پہ جماعت اسلامی کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے؟ ہم نے اپنا پورا ایک منشور، جماعت اسلامی نے پاکستان کی بنیاد پر اپنا منشور پیش کیا. پھر ہم نے حیدرآباد کی بنیاد کے ساتھ ساتھ ہم نے PS65 کو بھی ٹارگٹ کیا کہ PS65 پر مسائل کیا ہے. PS65 کے اندر 2 ہاسپٹل گورنمنٹ کے موجود ہیں. وہاں ہاسپٹل موجود ہیں، مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ جب عوام نے ہمیں قوت دی اور ہم جیتیں گے تو انشاءاللہ PS65 پر ہم انشاءاللہ ان 2 ہاسپٹلس کو حیدرآباد کے ہی نہیں بلکہ پوری سندھ کا ماڈل ہاسپٹل بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی الخدمت کے تحت بنو قابل کا ایک پروجیکٹ لانچ کر چکی ہے اور بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو IT کے کورس کروا رہی ہے. لیکن یہ تو کراچی میں ہوا تو بنو کامل 2.0. جی حیدرآباد میں بھی الحمدللہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے. 200 بچے الحمدللہ دسمبر کے اندر انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی لیا ہے اور ایمیزون کا انہوں نے کورس کر چکے ہیں. ہم انشاءاللہ ہم جو اپنا پورا پلان بنایا ہے، اپنا منشور کے اندر یہ شامل کیا ہے کہ اگر ہم یہاں سے جیتتے ہیں تو حیدرآباد کے PS65 پر ہم 5000 نوجوانوں کو انشاءاللہ IT کا مفت انشاءاللہ کورس کروائیں گے. جس طریقے سے جماعت اسلامی کراچی کے اندر بنو قابل کے تحت ہزاروں نوجوانوں کو امپاور کر چکی ہے. یہ نوجوان آج پریشان ہیں. PS65 وہ بدقسمت علاقہ ہے کہ جہاں کھیلنے کا کوئی ایک میدان موجود نہیں ہے. لیکن وہاں دو میدان وہاں موجود ہیں. ان میدان کی آپ حالت جا کر دیکھیں، وہاں پر کتے بھوکتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں گندگی آپ کو نظر آئے گی. نوجوان کے لیے وہ کھیلنے کا میدان موجود نہیں ہے، صاف نہیں ہے. PS65 وہ بدقسمت علاقہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایک پارک موجود نہیں ہے کہ جہاں فیملی جا کر اپنی انجوائے کر سکتی ہو. کوئی ایک پارک موجود نہیں ہے. وہاں کے تعلیمی اداروں کی صورتحال آپ جا کر دیکھیں، گورنمنٹ تعلیمی اداروں کی کوئی پرسان حال موجود نہیں ہے. تو میں اس PS65 کا جو مرثیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں 35 سالوں سے آپ لوگوں نے جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے انہوں نے آپ کی قسمت کا سودا کیا ہے اور آپ کو بیچا ہے. اس حیدرآباد سے MQM جیتتی ہے اور MQM جا کر پیپلز پارٹی کی گود میں جا کر بیٹھ جاتی ہے. وہ پیپلز پارٹی جس نے اپنا لاڑکانہ نہیں بنایا وہ حیدرآباد شہر کو بھی تباہ ہی کے دانے پر لے گئی ہے. اب آپ کے پاس جماعت اسلامی نے بغیر اقتدار کے بھی الحمدللہ خدمت کی ہے. کووڈ آتا ہے تو جماعت اسلامی کا کارکن سڑک موجود ہوتا ہے، گھروں پہ جاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. سیلاب آتا ہے، جماعت اسلامی کا کارکن نکلتا ہے اور لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس وہ منشور موجود ہے کہ جب آپ نے جماعت اسلامی کو زمام کار اختیار دیا تو انشاءاللہ یہ شہر بھی جگمگائے گا. اور یہ PS65 کی جو میں خصوصی طور پہ بات کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی جو پسماندگی ہے، اس کا جو احساس ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگا. وہ دور اسی وقت ہوگا کہ جب ایماندار، صالح اور باصلاحیت قیادت آئے گی. وہ باصلاح قیادت جماعت اسلامی نے پورے شہر کے اندر آپ کے سامنے اتار دی ہے. انشاءاللہ PS65 کی عوام نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اس شہر کو بنائیں گے بھی. اور اس PS65 پر جو ہم وعدے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس وعدے کے مطابق سے PS65 چمکے گا انشاءاللہ. ابھی صاحب یہ بتائیے کہ کیونکہ خاص طور پہ یہ پروگرام رکھنے کا مقصد تو منشور پہ بات کرنا ہے تاکہ عوام کو یا آپ کے حلقے کے لوگوں کو یا شہر حیدرآباد کے لوگوں کو ان کی جو دوسری پارٹیوں نے جو نامزد نمائندے بھیجے ہیں ان کا منشور کلیئرلی پہنچ سکے کہ بھئی اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمارے مقاصد یہ ہوں گے اور ہم ان پہ کام کریں گے. تو کچھ آپ نے بتایا. ویسے اگر ہم جماعت اسلامی کے منشور کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اگر آپ ڈیفائن کر دیں. جی، جماعت اسلامی نے بنیادی طور پر اپنا جو پورا کا پورا ایک منشور ہے وہ لانچ بھی کر دیا ہے. اس کے اندر دیکھیں بنیادی طور پر جو صحت ہے، صحت کے حوالے سے جماعت اسلامی نے پورا اپنے منشور پیش کیا. میں وہ ایک طویل یعنی کہ منشور ہے. اس میں اگر بلٹ پوائنٹ سے میں بات کر لوں تو اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر حیدرآباد کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں اس کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریض موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے بجٹ بھی موجود ہے. یعنی کہ آپ سول ہاسپٹل میں چلے جائیں اس کا بجٹ موجود ہے لیکن وہاں پر کوئی پرسان حال آپ کا نہیں ہوتا، ڈاکٹرز طریقے سے دیکھتے نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو لوگ اختیار میں ہیں، جو بڑے لوگ ہیں اختیار کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ڈیلیور نہیں کرتے. تو دیکھیں دیگر پارٹیوں نے اپنے منشور کو پیش کیا ہے لیکن وہ 30-35 سالوں سے اپنے منشور کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. منشور کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے الیکشن سے قبل اپنا منشور پیش کیا اور اس کے بعد غائب ہو گئے.
अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को जब जहाँ इख्तियार मिला है अपने मंशूर के मुताबिक से उन्होंने काम भी किया है, और वो आप कराची हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ हमें इख्तियार मिला है हमने काम चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर किया है। तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि हम अगर हैदराबाद की आवाम ने हमें इख्तियार दिया तो इंशाअल्लाह हम इस शहर को अपने मंशूर के मुताबिक से तरक्की भी देंगे, खुशहाली भी देंगे। हैदराबाद के सेहत के तमाम इदारे जो हैं वो तबाह हैं, हैदराबाद के तालीमी इदारे तबाह है, और सबसे बढ़कर मैं खुद एक नौजवान हूँ, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, नसीब यूनिवर्सिटी मुझे जाना पड़ता है, हमारे कोटा सिस्टम मौजूद है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी, कोटे सिस्टम की बुनियाद पर हैदराबाद के हजारों स्टूडेंट जब कॉलेज साइड से फारिग होते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सीटें कितनी हैं, मुख्तसर सीटें हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लोग इक़्तिदार में रहे उन्होंने मेरे नौजवानों की बात नहीं की है, मेरी माँ बहनों की बात नहीं की है, स्टूडेंट्स की बात नहीं की है। इंशाल्लाह आपने मौका दिया हमें तो हम उन नौजवानों की जो महरूमी है इंशाल्लाह उसको भी दूर करेंगे। ये शहर वो बदकिस्मत शहर है कि यहाँ कोई एक यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। अब एक लॉलीपॉप हमें दे दिया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज के बोर्ड के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ आप जाए फीस एक बहुत यानी कि बड़ी पैमाने पर फीस भी ली जा रही है। तो हम ये समझते हैं शहर की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इसे जामिया है हैदराबाद के अंदर दी जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया जाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी दी जाए। जब तक इस शहर के साथ आप चले जाएं पूरे सिंध के अंदर जाएं, छोटे छोटे शहर हैं, आबादी कम है लेकिन वहाँ हर जगह यूनिवर्सिटी मौजूद है। लेकिन ये अपनों का शहर था, अपनों ही ने हमें लूटा है। तो अब अपनों ने जो लूटा है उनके एहतसाब का वक्त 8 फरवरी है, 8 फरवरी को निकलेंगे, तराजू को पर मोल लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस शहर की महरूमियाँ, ये 65 की महरूमियाँ इंशाल्लाह दूर होगी। कायम खानी साहब, ये जो यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं तो आप इससे मुतमईन तो है ना, इसमें कहीं ना कहीं फैसिलिटेट तो हमारा नौजवान हो रहा है, अगर इतना इकदाम भी हुआ है तो कुछ बेहतर तो हुआ है? जी असल बात ये है कि देखें इक़दाम हुकूमत ये मुस्तकिल वादे चलते आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी वादा किया, नवाज शरीफ साहब ने भी वादा किया, और इस शहर के ठेकेदार एनकेएम ने भी वादा किया, लेकिन इस शहर को यूनिवर्सिटी नहीं दी। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जब यूनिवर्सिटी का आगाज होता है 8 डिपार्टमेंट बनते हैं, उस 8 डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर 40 लड़कों को लिया जाता है, यानी कि 40 स्टूडेंट चुने जाते हैं। ये शहर हैदराबाद जहाँ से इंटर करने वाले हजारों की तादाद में नौजवान मौजूद होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? असल मसला ये नहीं है कि आपने एक यूनिवर्सिटी आपने एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। हम ये चाहते हैं कि जनरल यूनिवर्सिटी बने और बड़े पैमाने पर बने, और इस शहर के अंदर जगह भी मौजूद है, वसाइल भी मौजूद है, ये खुद शहर वो यूनिवर्सिटी रन कर सकता है। बस मसला बुनियादी तौर पर ये है कि जो लोग इक़्तिदार में रहे उनकी तरजीह तालीम रही नहीं है। मसला ये है कि जब नौजवानों को तालीम मिल जाएगी तो नौजवान आगे बढ़ेंगे। इस शहर के अंदर इस शहर का मसला सबसे बड़ा ये है कि नौजवान जब इंटर से फारिग होता है उसके बाद यूनिवर्सिटी नहीं होता, वो इस हैदराबाद से दूर चले जाता है, अपने वालिदैन से दूर चला जाता है। तो हम ये समझते हैं कि जब यहाँ पर यहाँ पर जब तालीमी इदारा होगा, यूनिवर्सिटी होगी, तो फिर मईशत का जो सिस्टम है, आप चले जाएं हैदराबाद के अंदर कौन सा सनती एरिया के जो हैदराबाद के अंदर मौजूद है, जो हुआ करते थे, कोटरी हुआ करती थी, और आपका इंडस पहाड़ी जहाँ पर बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, सारी की सारी खत्म हो गई। इसकी बुनियादी वजह हमारे अपने हुक्मरान है कि वहाँ पर हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते हैं। ये हैदराबाद शहर इतना अजीब शहर बना दिया गया है कि जो क़याम पाकिस्तान के वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर चौथा बड़ा शहर हुआ करता था, आज इसका दर्जा जो है वो 8वें नंबर पे चला गया है। मैं समझता हूँ अगर यही कंटिन्यूटी रही तो ये शहर 25वें नंबर पे चला जाएगा। अब जरूरत ये है कि इस शहर की खुशहाली के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए और इस शहर के नौजवान की बेहतरी के लिए जरूरत इस चीज़ की है कि नौजवानों को बेदार होना होगा, और बेदारी उसी वक्त मुमकिन हो सकती है कि देखिए हमने बगैर इक़्तिदार के काम किया है। अगर लोग हमें जमात इस्लामी को मौका देते हैं, जमात इस्लामी को कामयाब करते हैं, तो इंशाल्लाह ये शहर तरक्की कर सकता है। यहाँ पर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ये तरक्की करेगा इंशाल्लाह, और इसकी खुशहाली, इस शहर की खुशहाली जमात इस्लामी से मुंसलिक है। 2 सवाल मेरे रह गए। एक आपने बार बार, क्योंकि एक पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान का, तो जो कॉम्पिटिटर होता है तो उसके बारे में भी जो है वो आपको पता होता है, ज़ाहिर है आपको भी पता होगा। इस बार के मैनिफेस्टो में वो कह रहे हैं कि 10 साल के लिए हम इमरजेंसी जो है वो तालीम पर लगाएंगे। हाँ, असल बात ये है कि देखें ये इलेक्शन आता है उस वक्त ये जिस तरीके से बरसात में मेंढक निकल आते हैं, तो इसी तरीके से एमकेएम हम तो ये कहते हैं कि 85 से बिला शिरकत घेरे ही इक़्तिदार के अंदर रहे। मुशर्रफ का दौर हुआ, उस दौर के अंदर सूबाई वजारतें भी इनके पास थी और जनरल वजारतें भी, इनकी कौमी वजारतें भी इनके पास थी, और अभी मौजूदा इलेक्शन से कबल जो लास्ट टाइम गुजरा है वक्त,
ان کے IT کے منسٹر تھے अमीनुल हक साहब, उन्होंने इस शहर के IT के हवाले से क्या कारकर्दगी दिखाई, इस शहर के नौजवानों को IT के हवाले से क्या फैसिलिटेट किया, कौन सी एक यूनिवर्सिटी बना दी या कॉलेज बना दी। असल की ये कि हम तो कहते हैं कि भाई 35 सालों से जिन लोगों ने इस शहर को कुछ नहीं दिया, अब ये आ रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब 35 सालों से बार बार इन लोगों को हमने आजमाया है, अब इन लोगों को अगर हमने आजमाया तो अब ये शहर मजीद मुतामिल नहीं हो सकता कि इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए अब हमें जमात इस्लामी को मौका देना होगा। और जमात इस्लामी के पास वो क़यादत मौजूद है, वो मंशूर मौजूद है कि जमात इस्लामी शहर के पूरा का पूरा एक प्लान रखती है कि इस शहर को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, इस शहर के तालीमी इदारे, सेहत के इदारे और इस शहर के साथ जो सुतली माँ का सलूक किया जा रहा है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, वो जमात इस्लामी कर सकती है। और इंशाअल्लाह अगर जमात इस्लामी को हैदराबाद से मैंडेट मिलता है तो इंशाअल्लाह 5 सालों के अंदर जो हैदराबाद की महरूमियाँ है इंशाअल्लाह उसको दूर करेंगे। हाफिज साहब, आपको सारे मसाइल का इल्म है, आपको अपने PS के भी काफ़ी सारे मसाइल का इल्म है। एक बात जो मैं, आप अगर PS 65 से जब भी कोई नुमाइंदा आज़ाद मेरे पास आज़ाद भी आता है तो मैं उससे भी ये सवाल लाजिम करूँगा, आपसे भी कर रहा हूँ। एक तो वहाँ नाले वाला मसला है, अभी रिसेंटली एक डेथ हुई है, ठीक है ना, एक तो बहुत बड़ा मसला है। उसके अलावा सारी बातें आपकी सही हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ये बताइए जमात को वोट क्यों नहीं मिलता? जमात को वोट अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा इंशाअल्लाह। आप देखिए कि बल्दियाती इलेक्शन हुआ, लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन के अंदर सिर्फ एक चेयरमैन है आपको शायद, ठीक है, उसमें कुछ कमी बेशी जरूर मौजूद थी, लेकिन अब बहरहाल जब हम लोगों के पास जा रहे हैं और देखिए जमात इस्लामी ने पूरे शहर के अंदर हर सीट पर जमात इस्लामी ने अपना नुमाइंदा खड़ा किया है, जमात इस्लामी ने अपना मंशूर है कि हमारा तो काम है लोगों तक पैगाम कन्वे करना। हम ये कहते हैं कि देखिए हमें बगैर इक़्तिदार के हमने डिलीवर किया है, हमने लोगों तक जो हक लोगों का था वो हमने पहुंचाया है। आप देखिए इस शहर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, बगैर इक़्तिदार के हमारे पास 2 हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, एक हॉस्पिटल लतीफ़ाबाद के अंदर मौजूद है, दूसरा हॉस्पिटल इंशाअल्लाह कोसार में जल्द बन जाएगा। उसके साथ साथ 15 फिल्टर प्लांट हम जमात इस्लामी हैदराबाद के अंदर चला रही है, बगैर इक़्तिदार के चला रही है। हैदराबाद के अंदर हमारे पास 3 तालीमी इदारे मौजूद है जो इंतहाई कम फीस पर और मयारी तालीम दे रही है। हैदराबाद के अंदर जमात इस्लामी के पास 16 बेहतरीन मदारिस मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो बगैर इक़्तिदार के, बगैर इख्तियार के भी वो काम कर रही है जो हुकूमत का काम है। जेम्स टीवी पाकिस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शन की कवरेज के सिलसिले में तरतीब दे रहा है जेम्स टीवी इलेक्शन सेल, जिसमें हम जनरल इलेक्शन के दौरान होने वाली तमाम सरगर्मियां अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। मैं काशिफ रफ़ीक बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाइव ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 हैदराबाद के नौजवानों को दावत देता हूं, ख़ास तौर पर वो जो जर्नलिज़म या मीडिया कम्युनिकेशन के तालिब इल्म हैं या फिर अच्छा लिखना या बोलना जानते हैं, वो जेम्स टीवी इलेक्शन मीडिया क्रू का हिस्सा बनकर एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। आप बतौर ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर, होस्ट, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, एडिटर या कंटेंट राइटर इलेक्शन 2024 की बराह रास्त ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें या फिर जेम्स टीवी के ऑफिशियल नंबर 0313316166 पर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। और 28 जनवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे के दौरान होने वाले इंटरव्यू सेशन में शिरकत के लिए जेम्स टीवी के ऑफिस ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। कोई पैगाम जो आप अपने हल्के की आवाम को, शहर हैदराबाद के लोगों को देना चाहें कि ये है वजह और आप हमें वोट दें? मैं ये समझता हूँ कि देखिए आपने तमाम जमातों को आजमाया, 35-40 सालों से जो लोग इस शहर के अंदर हुकूमत करते आए हैं उन्होंने इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, सेहत के इदारे तबाह किए हैं, तालीमी इदारे तबाह किए हैं। ये शहर जो हवाओं का शहर हुआ करता था आज ये गंदगी का ढेर बन चुका है, खंडर बन चुका है ये शहर। अब मैं ये समझता हूँ कि इस शहर को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है और रीबिल्ड करने उसी वक्त मुमकिन है कि जब अमानतदार, दयानतदार और बा किरदार लोग इक़्तिदार में आएंगे।
اب مزید یہ شہر متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم انہی لوگوں کو لے کر آ جائیں جو لوگ 35-40 سالوں سے اس شہر پر حکومت کرتے آئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنے تمام نمائندے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور میں بحیثیت PS65 کے جماعت اسلامی نے ایک نوجوان کو میدان میں اتارا ہے۔ میں PS65 کی عوام سے اپیل بھی کر رہا ہوں، گزارش بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس PS65 کی جو محرومیاں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو دور بھی کریں گے۔ آپ نے ہم پر اعتماد کیا، آپ نے ہمیں کامیاب کیا، تو انشاءاللہ اس PS65 کی جو محرومی ہے اسے دور کریں گے، اور انشاءاللہ حیدرآباد ترقی کرے گا اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ 8 فروری کو آپ لوگ بڑی تعداد کے اندر نکلیں اور جماعت اسلامی کے نشان ترازو پر مور لگائیں اور جماعت اسلامی کو کامیاب کریں۔ اب یہ ترازو جو نشان ہے وہ اس شہر کی ترقی کا نشان ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ نکلیں گے، ترازو کو کامیاب کریں گے، وہی شہر آگے بڑھے گا، وہی شہر ترقی کرے گا، تو انشاءاللہ ایک خوشحال صوبہ بنے گا اور خوشحال پاکستان بنے گا۔ ہمارا جو مشن اور مقصد ہے کہ اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب 8 فروری کو ہمارے پاس ایک موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 8 فروری کو جماعت اسلامی بھرپور مینڈیٹ سے کامیاب ہوگی۔ حافظ عرفان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین، یہ تھے حافظ عرفان قائم خانی صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اور PS65 سے یہ نامزد ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا منشور سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔